अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो मैं करूँगा या जो मैं सिखाने के लिए बेसिकली आज बैठा हूँ, वो कुछ यूँ है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था कि किसी तरीके से एक असाइनमेंट या जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहे, तो मैं उनको समझा सकूँ और मैं उनके बारे में चीज़ें कुछ बता सकूँ। एक्चुअली क्योंकि मैं आजकल थोड़ा मसरूफ़ था, लेकिन स्टिल क्या कहते हैं, आई मैनेज टू गेट सम टाइम फॉर दैट सब्जेक्ट असाइनमेंट। तो अब वो मैं थोड़ा सा सिखाने लगा और उसमें मैं बेसिकली आपको ट्रिक्स या ये कहने का कहते हैं टिप्स और हिंट्स दूंगा कि किस तरीके से आप वो असाइनमेंट को अपने प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। उन सवालों के मतलब को समझाऊंगा और उन डाटा को निकालने का तरीका बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये आपके सामने आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी अभी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। इसको आप ये कह लें कि ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सबसे ए पार्ट जो है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ ब्रॉड मनी एग्रीगेट आर M1 M2 एंड M3 ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज ईच कंपोनेंट ऑफ दीज मॉनेटरी एग्रीगेट्स रिप्रेजेंट। बहुत इजी सवाल है। बहुत एक कह लें क्या कहते हैं कि बेसिक सवाल है। जब भी आप मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपके पास इन चीज़ों के जवाब तो मैं समझता हूँ कि फ़ौरन होने चाहिए, और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को मुश्किल होनी चाहिए। किसी भी जगह पे वो जाएगा आपको इनकी डेफिनेशंस आसानी से मिल जाएंगी। हाँ, डाटा मिलना, इतने सालों का डाटा मिलना, ये चलें कुछ समझ में आता है कि हाँ आप लोग बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आपको मसला हो रहा हो, लेकिन definitions मिलना इट इज़ नॉट अ दैट मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुश्किल हो। खैर, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, लिखिए मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन पाकिस्तान, द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स M1 M2 इन पाकिस्तान। आपको वो डायरेक्ट करेगा एचबीबी की वेबसाइट के ऊपर और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। काफ़ी जगहों पे काफ़ी किस्म की डेफिनेशन मिलेंगी। कहीं आपको कोई डाटा वाइज मिलेगी कि जिसमें आपको ऊपर नाम नज़र आ रहे होंगे, कहीं आपको किसी और तरीके से मिलेंगी। तो चलें, मैंने भी आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन निकाली है, तो पहले ज़रा उसका तस्करा कर लेते हैं। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है आपके सामने जिस वक्त आपको नज़र आ रही है, और यहाँ इन्होंने कुछ डेफिनेशन बताए। ठीक है, M1 M2 एंड M3 जब बात करते हैं तो M2 बेसिकली वो ख़ास कह लें M1 से स्टार्ट करते हैं। चलें, M1 जो है वो आप कह लें कि सम होता है करेंसी इन सर्कुलेशन। ये लिखा हुआ देखें, M1 इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद एसबीआई। यानी सबसे पहली चीज़ कि जो भी मुल्क में करेंसी की सर्कुलेशन है उसकी अमाउंट, साथ में जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यानी जो पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट यानी ऑन डिमांड जाके चेकिंग अकाउंट जिसको आप कहते हैं, आप निकाल सकते हैं वहाँ से पैसा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, अदर डिपॉजिट्स विद एसबीबी, यानी एसबीबी के अंदर बैंक्स ने अपने डिपॉजिट्स भी रखवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो बहुत ही मेन बेसिक नैरो मनी जिसको कहा जाता है M1 वो बन जाती है। अच्छा, M2 जब आती है तो M2 बेसिकली M1 के कंपोनेंट्स को लेती है, जिसके अंदर से वो किस किस चीज़ को ले लेती है, सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन को वो ले लेती है, साथ में टोटल डिपॉजिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आप लोग हम लोग हो गए इनके डिपॉजिट्स की बात आ गई, इंक्लूडिंग द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स। दो किस्म के आपके डिपॉजिट्स होते हैं, एक होती है आपकी लोकल करेंसी यानी पीकेआर के डिपॉजिट, और एक होती है आपकी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जो कि यूएसडी अकाउंट और जो आपके दूसरे जीबीपी अकाउंट और यूरो अकाउंट होता है। तो उसका भी सम जब आप ले लेते हैं तो वो M2 में शामिल होता है। अच्छा, M2 के अंदर इसके अलावा सम ऑफ नेट डोमेस्टिक एसेट्स, यानी जितने भी डोमेस्टिक एसेट्स हैं उनका सम और फॉरेन एसेट्स का सम, दोनों, चाहे वो एसबीबी का हो और शेड्यूल्ड बैंक्स, दोनों के हिसाब से जो भी एसेट होता है वो सारा एसेट इसमें शामिल होता है। वो कहलाती है आपकी M2 मॉनेटरी एग्रीगेट, और ये कहलाती है ब्रॉड मनी, और बेसिकली इसी को हम मनी सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, टोटल मनी सप्लाई। अच्छा, M3 के अंदर एक और एडिशन हो जाता है M2 के साथ साथ,
आप पब्लिक डिपॉजिट्स भी लेते हैं। और पब्लिक डिपॉजिट्स, क्योंकि अभी तक पब्लिक डिपॉजिट्स की बात आई नहीं थी, प्राइवेट डिपॉजिट की बात आई थी, तो पब्लिक डिपॉजिट यानी जिसमें गवर्नमेंट का अमल दखल हो, और इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग स्कीम्स, यानी जो हमने नेशनल सेविंग स्कीम्स यानी गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में आप कह लें हमने स्कीम में इन्वेस्टमेंट करी होती है, वो सारी जो है वो आपकी M3 के अंदर काउंट हो जाती है। ठीक है, तो M1, M2 और M3 की आपकी डेफिनेशन आपको यहाँ से इजीली मिल सकती है, कोई इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है मैं समझता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब आप अगर ज़रा सा और आगे आते हैं, तो अक्सर ये मैंने एक डाटा खोल लिया है, क्योंकि मैंने कहा कि रिजर्व मनी का भी आपको बता दूँ। तो देखें यहाँ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी बड़ी क्लियर। क्या बताया था हमने, यही बताया था कि नैरो मनी क्या करती है कि करेंसी सर्कुलेशन लेती है, अदर डिपॉजिट्स विद एसबीबी लेती है, बैंक डिपॉजिट्स लेती है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये पुराना, अब देखिए डेफिनेशन जो है ना आते आते चेंज हो जाती है। पहले डेफिनेशन कुछ और थी, जब 2006-07 के बाद डेफिनेशन कुछ चेंज हो गई। हमने डिपॉजिट्स को, जो डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट या जो डिमांड डिपॉजिट्स थे, उन सबको मिलाकर जो है हमने टोटल डिपॉजिट का एक कॉलम बना दिया, और आगे चल के जो है वो रिजर्व मनी तो आपका M0 रह गया, लेकिन M1 जो है वो ख़त्म हो गया, जिसका डाटा भी आपको मिलना थोड़े टाइम बाद यानी 2006-07 के बाद आपको मिलना नामुमकिन सी बात है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन कह लें, अदर डिपॉजिट विद एसबीबी कह रहे हैं, और करेंसी इन द टिल्स ऑफ शेड्यूल बैंक, यानी जो आपके बैंक्स हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं एसबीबी के साथ जो है रजिस्टर्ड हैं, उनके पास जो करेंसी है वो सब मिल मिला के, और बैंक डिपॉजिट विद एसबीबी यानी जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं एसबीबी के पास, वो सब मिल मिला के रिजर्व मनी बनती है। जबकि जब आप बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की, जो हमने बात करी, तो अगर आप खाली डिमांड डिपॉजिट्स लें, करेंसी इन सर्कुलेशन लें, और अदर डिपॉजिट विद एसबीबी लें, जो कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई, ये तीन चीज़ें आप लें, जैसे लिखा हुआ है आगे नैरो मनी में 1+2+6, यानी 1 क्या है करेंसी इन सर्कुलेशन, 2 क्या है अदर डिपॉजिट विद एसबीबी, और 3 क्या है 6 क्या है आपका शेड्यूल बैंक डिमांड डिपॉजिट। तो इन सबको जब आप समअप करते हैं तो नैरो मनी यानी M1 बनती है। फिर M2 में क्या होता है कि अदर डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका नेट एसेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी आ जाता है। तो यानी अब जब आप M2 निकालते हैं, तो M2 आपका क्या करता है, M2 आपका जो है वो शेड्यूल बैंक का टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड हो जाता है, और जितना भी M1 में था वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप कह लें नेट फॉरेन एसेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम भी उसके अंदर आ जाता है। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें मिल मिलाने के बाद आपका ब्रॉड मनी बन जाती है, जो कि M2 थी, और M3 मैंने बता दी नेशनल सेविंग स्कीम जब आप उसमें मिला दें, तो मेरे ख्याल में यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती, क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि M1, M2 और M3 की जब आप बात करें यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला सवाल जो है वो कहता है कि कलेक्ट एनुअल डाटा ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ R, M1, M2 एंड M3। जब आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर एक सर्च करें। सर्च ये करें कि आप या तो गूगल पे लिखें कि पाकिस्तान हैंडबुक, ठीक है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, 2015 तक का डाटा आपको उस रिपोर्ट से इजीली अवेलेबल हो सकता है। ये मैंने उसी की वेबसाइट खोली हुई है, और ये वही डाटा मेरे आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि जहाँ आप देख सकते हैं कि M0 का डाटा अगर आपकी बात करी जाए रिजर्व मनी की, तो ये रिजर्व मनी का 1950 से लेकर समझ लें आप M1, M2 का डाटा ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और आप इधर के दिसंबर की वैल्यूज़ ले लें, या अगर आपको जिस तरह अगर मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ 2006 से 2007 तक का एरिया, तो जून टू जून करता हूँ मतलब। तो फिर आप इस तरीके से जून की वैल्यू लें, और 2006 से 2007 में जो है वो आप जून की 2007 वाली वैल्यू लें, 2005 के अंदर अगर आप 2006 में ले रहे हैं 2005 से 2006 की, यानी अगर 2005 से 2006 की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो ये लें, 2006 से 2007 में ये लें। इस तरीके से आप करते रहेंगे। M1 भी है, M2 भी है। देखें यहाँ जाके 2003 के बाद, या अब 2003 तो नहीं, क्योंकि यहाँ तक कि आप देखें लास्ट क्या था 2007, तो 2007 के अंदर आपके पास M0 भी था, ये जो बोल्ड हुआ है, और ये M1 भी था। जबकि लेकिन जब आप आगे गए अब 2007 के बाद से अगर आप देखें, तो ये डाटा जब आपके पास आए हैं, इसमें खाली आपके पास नैरो मनी रहे M0 रह गया है, और जो पहले था टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट वो अब यहाँ से गायब हो गया। सब मिल मिला के टोटल डिपॉजिट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग RFCD बन गया है। RFCD क्या है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, जो कि टोटल मिल मिला के ये सब M2 बन रहा है, यानी M1 यहाँ पे इसके बाद आपको डाटा इसका नहीं मिलेगा। तो 2015 तक का डाटा आपको इजीली यहाँ से मिल सकता है।
ठीक है। इसके बाद जब आप इससे आगे अगर चाहते हैं, इससे आगे के लिए आपके पास एक और जगह है, वो मैं जगह आपको बता दूँ। यहाँ से आप बैक करें, और ये तो खैर मैं यहाँ आ गया डायरेक्टली, इसको मुझे लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने आप को कहीं ना कहीं लेके जाने के लिए, लेकिन चले मैं किसी और वेबसाइट से जाता हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ और दिखाऊँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। अच्छा, M3 के लिए भी डाटा आपको कुछ चाहिए होगा, तो M3 के लिए भी देखें डाटा, आप नेशनल सेविंग स्कीम, उसी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी में जाएंगे, तो नेशनल सेविंग स्कीम के नाम से आपके पास 1971 से लेकर डाटा आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने देखा कि M2 में जब आप नेशनल सेविंग स्कीम का डाटा प्लस करते हैं तो वो M3 बनता है। तो M3 बनाने के लिए आप यहाँ से ये डाटा प्लस कर सकते हैं, टोटल वैल्यूज़ आ रही हैं, हर साल की आ रही है, तो आप ये भी 2015 तक की आपको वैल्यूज़ यहीं से मिल जाएंगी, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है 2015 के बाद से। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो कि देखें 2015 तक के आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो आप इसको 2015 तक के निकाल सकते हैं। इसके बाद के लिए अगर आपको कोई चीज़ करनी है, तो वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर असल में मुझे मिल जाए, जी बिल्कुल, अब ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास पूरा डाटा है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। आज जब हम इसके इकोनॉमिक डाटा में जाते हैं, अच्छा अब इकोनॉमिक डाटा में देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप इसमें से आपकी जो चीज़ आपको समझ आती है, जो आपको निकालना है, वो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। और अगर मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, वो मैं आपको बताऊं कि ये पब्लिकेशंस हैं, एनुअल पब्लिकेशंस में आप चले जाएँ, तो आप जब एनुअल पब्लिकेशन में जाएंगे तो ये आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये आपके पास एनुअल रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा चले, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि आपके पास बाकी डाटा तो वहीं से मिल जाएगा, M1 M2 M3 का, इसी तरीके से और भी डाटा आपको वहीं से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डाटा में जब आप जाएंगे, तो इकोनॉमिक डाटा में स्टेट बैंक के जब आप जाते हैं तो आपको ये वेबसाइट नज़र आती है, स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन, इसको आप क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, मंथली, बाय एंड क्वार्टरली, एनुअली। अब एनुअली में जाके आप एनुअल रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट में क्लिक करें, यहाँ आपके पास स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट 2019 से 2020 का आ रहा है। जब आप यहाँ जाएंगे तो वही चीज़ें जो हमने वहाँ ढूंढी थी, वो यहाँ आपको ईजीली मिल जाएंगी, यानी कि ये रिजर्व मनी और मॉनेटरी रेशोस और इन सब का जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है, जहाँ से आप इजीली अपनी बाकी चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखिए रिजर्व मनी हमने देखी थी वहाँ पे, यही रिजर्व मनी आपको यहाँ 2015 के बाद से 2016, 17, 18, 19 के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। करेंसी इन सर्कुलेशन आपको अगर आपको चाहिए तो आपको ये यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा मॉनेटरी रेशोज़ आपको सारे दिए हैं, ठीक है। मॉनेटरी रेशोज़ का भी काम है हमारे पास आगे, लेकिन देखिए कंपोनेंट्स ऑफ M2 की जब आप बात करते हैं तो ये हमारे पास 2019, 20, 2018, 19 का आपको यहाँ से मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इससे पिछले वाले के लिए आपको पिछले वाले के ऊपर जाएँ, जैसे कि अगर आप यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये 2018-19 वाले पे जाएंगे तो आपको इसके पीछे की वैल्यूज़ मिल जाएंगी दो, और उससे पीछे वाले के लिए जाएंगे 2017 पे, तो आपको 2016, 2017 की भी प्रोविजनल वैल्यूज़ और ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो आप बड़ी ईजिली निकाल के अपने डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा काम है वो ये है कि हमने ये सारे डाटा को एक लाइनअप करना है, इन चारों को, 20 साल के डाटा को। उसके बाद बोला गया सब पीरियड्स बनाएं। सब पीरियड्स के लिए आप ये करें कि 2020, 2000, 2001, 2002, इन तीनों की वैल्यूज़ को सम अप करें, डिवाइड बाय 3 करें, एक एवरेज वैल्यू निकालें। ये कहलाएगा 2000 से लेकर 2003 तक का एक पीरियड। इस तरीके 2004 से 2006 तक का एक पीरियड, 2007 से 2009 तक का एक पीरियड। इस तरह से आप एक और नया डाटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी एवरेज वैल्यूज़ को आपने काम करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि एवरेज वैल्यूज ऑफ द इनकम वेलोसिटी ऑफ द मनी निकालनी है, जो बोला गया है।
अच्छा, इनकम वेलोसिटी के लिए आपके पास नॉमिनल जीडीपी का डाटा होना ज़रूरी है। तो नॉमिनल जीडीपी का जो डाटा है वो भी आपको वहीं हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जाके मिल जाएगा। ठीक है, यहीं जाके जब आप जाएंगे तो आपको ये डाटा, आप कह लेंगे, कहते हैं कि आपको ये डाटा जो मैंने आपको पहले बताया था, हाँ मेरे ख्याल में यहीं जाना चाहिए। तो ये डाटा अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये डाटा ज़रूर मिलना चाहिए यहीं कहीं पे। जी बिल्कुल, ये देखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का डाटा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये जीएनपी है। मैं समझता हूँ कि इसको खोल के अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर चले क्या है। इसमें आपके पास यहाँ ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जो कि आपको इजीली फिजिकल ईयर ऑफ 50 से लेके 2015 तक के आराम से मिल जाएगा। तो ये डाटा आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, और ये डाटा आपको दूसरी जगहों के ऊपर भी, आगे अगर आप जब जाएंगे ये फैक्टर कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ है। आप मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हैं, आपको मार्केट प्राइस के ऊपर ही मिल जाएगा ये डाटा, या आपको इसके अगले पेज के ऊपर मिलेगा। ये देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस पे भी मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, इसका लेयर 90 के बाद से अगर आप देखें, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। जब आपके पास जीडीपी आ गई है और आपके पास ब्रॉड मनी भी मौजूद है, सही है, तो आप वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे, जीडीपी को डिवाइड करेंगे ब्रॉड मनी से। ब्रॉड मनी क्या थी, M2। दोनों को आप, दोनों के डाटा को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनकम वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसको भी आपने वही 3 पीरियड्स में करना है। इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे, आपका मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये भी आपको कॉल मनी रेट आपको वहीं से मिल जाएगा। उसको आप एवरेज निकाल लें ईयर के ऊपर, वो हो सकता है आपको मंथली मिले, तो आपको 4 अगर मंथ के हिसाब से मिलने 12, तो टोटल को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 12 कर लें तो वो मंथली आपको एवरेज उसका मिल जाएगा। और वो फिर उन दोनों को आपने जो है प्लॉट करना है, और उसके बाद रिजल्ट को बताना है कि भाई मेरा कितना मनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मेरी इनकम वेलोसिटी के साथ क्या हुई, बड़ी या कम। इसी के साथ साथ दूसरा जो है वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट करेंसी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, रिजर्व डिपॉजिट। इसी तरीके से सारे डिपॉजिट्स की बात है। आज जब हम बात करते हैं इनकी, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बड़ी इजीली, डिमांड डिपॉजिट वगैरह, ये सब आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये भी मैंने शेड्यूल बैंक लाइबिलिटीज़ एंड एसेट में जब आप जाएंगे 3.1 के ऊपर, तो आपको यहाँ देखें डिमांड डिपॉजिट का 2016 से लेकर अभी तक का, ये तो खैर अभी की मैंने वो निकाली है। आप जब अपने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, जो कि मैंने अभी दिखाई थी आपको, कहाँ गई, मेरे ख्याल में एक मिनट मुझे देखनी पड़ेगी फिर से। जी बिल्कुल, यहीं पे मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं दिखा दूँ एक बार फिर से। तो ये शेड्यूल की जब आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एसेट्स ये लिखा हुआ, शेड्यूल बैंक लाइबिलिटीज़ एंड एसेट, यहाँ आपको टोटल डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का डाटा मिल जाएगा सारे सालों का। 1953 में डिमांड डिपॉजिट कितना था, दिसंबर का डाटा ले लिएगा, टाइम डिपॉजिट कितना था, ये दोनों चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी आपको। इसके साथ साथ देखें कॉल मनी रेट भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट की बात करी गई थी, वो आपको ये फिजिकल ईयर 75 से मिल रहा है, ये भी आप निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, करेंसी सर्कुलेशन यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद और कुछ भी नहीं था उसके अंदर, क्योंकि उसमें करेंसी डिपॉजिट के लिए करेंसी होनी चाहिए, डिमांड डिपॉजिट मिल गया, टाइम डिपॉजिट मिल गया। अच्छा, रिजर्व, रिजर्व आपको वही एम नॉट जो आपने निकाली थी रिजर्व मनी, वो रिजर्व है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेशो वही है RFCD, जो आपको M1 M2 के साथ ही मिल रहा था, तो आप वो वहीं से उसी डाटा को वहाँ से निकाल लेंगे। और इन तीनों फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, करंट और डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को जब आप समअप करेंगे, तो वो टोटल आपका क्या बन जाएगा, टोटल डिपॉजिट। और उसके बाद उस सबको डिवाइड करके इनके डाटा को वही सब पीरियड्स में से 3-3 साल के ऊपर करा था, वैसे ही आप इसको कर देंगे। मनी मल्टीप्लायर के लिए क्या होता है कि ब्रॉड मनी को आप बेस मनी से डिवाइड करते हैं, तो M2 को आप M नॉट यानी अपनी बेस मनी या रिजर्व मनी से आप डिवाइड करेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यूज सारी आ जाएंगी। करेंसी डिपॉजिट, रिजर्व डिपॉजिट आपके पास है, आपने इसका रिलेशनशिप बताना है। सिंपल ये कि भाई किसके बढ़ने से क्या हो रहा है, मतलब मेरा रिजर्व डिपॉजिट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मेरा मनी मल्टीप्लायर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। फिर मनी मार्केट और मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट का आपने निकालना है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या रिलेशनशिप है।
फिर रियल नेशनल इनकम भी आपको वहीं से मिल जाएगी जहाँ से हमने जीडीपी निकाली, ठीक है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी आप खुद ढूंढें वहीं से, वो डाटा आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरीके से स्टेट बैंक की वेबसाइट से आपको डाटा निकालना है। तो एक सवाल हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं दूसरा सवाल कराऊंगा। थैंक यू। और याद से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि और कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतनी चीज़ें ढूंढ के मैंने निकाली हैं तो ताकि आप लोगों की मदद भी हो सके और आप लोगों को समझ भी आ सके कि थोड़ी चीज़ें कैसे निकालते हैं, जो प्रैक्टिकली ये बहुत ज़रूरी है अगर किसी को इकोनॉमिक्स में आगे परस्यू करना है। थैंक यू।